बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सफ़र चल रहा है। आप लोग अब तक ये देख चुके हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती क्या है, इसकी डिसीजन बाउंड्री किस तरह से डिफ़ाइन होती है। नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू एक्चुअली train your parameters to fit a separating hyperplane between your two classes। और फिलहाल अभी जैसे कि आपको मालूम है हम बाइनरी केस को सिर्फ देख रहे हैं, टू क्लासेस के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देख रहे हैं। इसके बाद हम मल्टी क्लास की एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ आवर नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज अबाउट the loss function and the cost over the entire data set. How do we define a loss function over a single example, over a single instance? And then how do we define our cost over the entire training data set, जिसको फिर हम किसी तरह से मिनिमाइज करके हाइपरप्लेन को फिट करने की कोशिश करेंगे बिटवीन आर डिफरेंट क्लासेस जिसमें हमने क्लासिफिकेशन करनी है। सो लेट्स लुक एट द कॉस्ट फंक्शन। So to summarize, हमारी जो इस वक्त situation है in our journey towards finding the parameters is that we have a training set over m training instances। हम convention पहले define करके आए हुए हैं, जो linear regression में की थी वही यहाँ पर use करेंगे कि हम ये superscript के अंदर mention कर रहे होंगे the instance in the training। So that's the instance in the training data set। So we have m instances where x is the vector of input features and y is the label, जो उनका true label है जिसको because we are doing supervised learning। And then we have these examples where x belongs to this feature vector where we have n features जो हमारे input के अंदर आ रहे हैं। And now the goal in this classification is that हमने साथ साथ ये भी डिफाइन कर लिया बाय द वे इस फीचर वेक्टर के अंदर इट्स ऑलरेडी डिफाइंड दैट x नॉट इज इक्वल टू 1। ये आपको याद होगा हमने मर्ज करने के लिए किया था y इंटरसेप्ट को। आप नहीं मर्ज करना चाहें तो हम अलग भी लिख रहे थे। इफ़ यू रिमेंबर आई सेड कि हम इन दोनों अंदाज से इसको लिख कर देखेंगे। और हमने साथ ये देखा था कि बिकॉज इट्स क्लासिफिकेशन लिहाजा हमारी जो label space है that is just 0 or 1। It's binary, it could be 0 or 1, it could be -1 +1, it could be anything, but it's just two unique symbols। दो classes के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। And our hypothesis is now defined as 1 over 1 plus e raised to power minus theta transpose x। थीटा ट्रांसपोज एक्स बिकॉज हमने जो है वो वाई इंटरसेप्ट ऑलरेडी इसमें मर्ज कर दिया हुआ है। एंड 1 over 1 plus e raised to power माइनस बिकॉज हमने सिग्मॉइड के थ्रू इस पूरी चीज़ को 0 से 1 के बीच में स्क्विश कर दिया है। एंड देन इसको जो दोनों बाउंड्री सेपरेटिंग हाइपरप्लेन से जो दूर की चीज़ें हैं वो डेफिनेटली 0 और 1 के करीब चली गई। जो करीब की चीज़ें हैं वो कम कॉन्फिडेंस के साथ हम उसको आइदर साइड पे डिफाइन कर रहे हैं। 0.5 को हमने सेपरेशन की बाउंड्री का थ्रेशोल्ड कंसिडर किया था। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज हाउ डू वी चूज द पैरामीटर्स थीटा so that all of this could happen। And the first question that we have is of the loss। So आपको याद होगा लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने ये लॉस फंक्शन यूज किया था which was basically half of the mean squared error। ठीक है, सो ये हाफ ऑफ द मीन स्क्वेयर्ड एरर का वो लॉस फंक्शन था जो हम लीनियर रिग्रेशन में यूज करते आए थे। दिस वर्क प्रीटी वेल फॉर अस एंड जिसके अंदर द एक्चुअल कॉस्ट और हाफ ऑफ द कॉस्ट was this entity and then we were averaging it out over the entire data set। ठीक है, ये आपको सब कुछ याद होगा। सो इसी को दोबारा यूज कर लेते हैं, इसी लॉस फंक्शन को दोबारा पकड़ते हैं और इसको अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे लगा देते हैं। The only difference now is that our h theta x has changed। So instead of it being just a linear combination of the parameters, we are also passing it through a non-linear activation function which is the sigmoid। So let's do that। So this is now your new cost function। You plug in the value of the h theta x and you get this। Now this is where our problems begin। ये बन तो गया और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, but when you plot this j of theta or this cost function, when you plot this, you get a non-convex plot and that's the problem। आपको याद होगा हमने लीनियर रिग्रेशन में बड़ी तफसील से डिस्कशंस की थी कि ये जो नॉन कन्वेक्सिटी है दिस कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। हमने साथ साथ इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों देखी थी, इसको ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग के साथ भी जोड़कर देखा था, वो सब कुछ तो आपको याद होगा। बट स्टार्टिंग आउट विद अ कॉस्ट फंक्शन जो कि इस बिल्कुल सिंपलेस्ट केस में ही नॉन कॉन्वेक्स हो could be a problem। हम ज़रूरत से ज़्यादा लोकल ऑप्टिमा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर जितनों की ज़रूरत नहीं है। हम वी कैन ईजिली और
Okay, we can probably search or explore or try to discover another cost function which is convex. So it is worthwhile looking for a convex loss function when जो है वो हमारे पास जो ये वाला लॉस फंक्शन है एटलीस्ट ये कॉन्वेक्स नहीं है. बाय द वे आप नोटिस कर रहे होंगे मैं बार बार कॉस्ट और लॉस के बीच में मिक्स कर रहा हूँ, मैं कभी लॉस कह रहा हूँ कभी कॉस्ट कह रहा हूँ. यू डोंट नीड टू वरी, ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं. जैसे कि मैंने कहा कि कन्वेंशन है कि हम नॉर्मली जब सिंगल इंस्टेंस पर जैसे यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो इसे लॉस कहते हैं, जब पूरे डेटा सेट पे कहते हैं तो अक्सर से कॉस्ट कहते हैं. आई एम नॉट फॉलोइंग दैट वेरी स्ट्रिक्टली, सो जस्ट कॉल इट एनीथिंग. It's the cost of a single instance. It could be a cost over the entire data set. It's the loss over a single instance, and define over entire data set. It's a loss over entire data set. दोनों तरह आप बोल सकते हैं. तो बजाय इसके कि पूरी वीडियो में आप कंफ्यूज रहें, just let me use all of that interchangeably and that's no big deal. ऑल राइट माई स्टूडेंट्स, तो इस वक्त मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी और दूसरे काम कर रहे हैं इस वक्त इस लेक्चर के सुनने के साथ, मिसाल के तौर पर खाना खाना, कोई और वीडियो गेम खेलना, दोस्तों से चैटिंग करना, फेसबुक के ऊपर अपने इंतहाई ज़रूरी कामों को सरअंजाम देना, उन सब चीज़ों को पॉज कर दें. बिकॉज अपेरेंटली इट सीम्स लाइक अ वेरी सिंपल स्लाइड, लेकिन जो टेक्निक्स हम यहाँ पर सीख रहे हैं वो टेक्निक्स पूरी मशीन लर्निंग बाकी कोर्स में, और अगर आप ज़िंदगी में आगे भी कभी मशीन लर्निंग करेंगे तो उसमें काम आएंगी. So Lihaza, this is an important topic. We are actually going out to discover a cost function. और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ऐसे अंदाज से करवाऊँ कि हम उस पूरे कॉस्ट फंक्शन को खुद से बिल्ड करें. एक पार्ट ऑफ द पजल ये है. दूसरा पार्ट ऑफ द पजल ये है कि जिस कॉस्ट फंक्शन को हम देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉस्ट फंक्शन है. सो लिहाजा ये कॉस्ट फंक्शन हमने सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं करना बल्कि थ्रू आउट द कोर्स यूज़ करना है. और उसके साथ साथ ये बाज़ तरीक़ों से अगर समझा जाए तो ये मुश्किल भी बड़ा लगता है. आप में से जो लोग मशीन लर्निंग से पहले वाकिफ़ हैं और जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस को जानते हैं, हम उसको पढ़ने लगे. लेकिन हम सीधा सीधा उसको पढ़ने नहीं लगे, हम उसको बनाएंगे, नए सिरे से बनाएंगे. And we'll see the intuition behind that cross entropy loss. By the way, there are multiple very nice intuitions behind this function. उनमें से सिर्फ एक को अभी हम देख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको probability रिवाइज नहीं करवाई. तो उसके बाद मैं आपको दोबारा एक इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक पर्सपेक्टिव कराऊंगा इसी सेम लॉस फंक्शन का. लेकिन अभी हम इसका एक बहुत ही सादा सा, जिसे आप कहें कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, प्रोबेबिलिटी वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत थोड़ी जानते हैं, तब भी आपको ये वाला समझ आ जाएगा. दिस इज़ लाइक एक्सट्रीमली सुपर सिंपल. तो मेरे साथ साथ चलिएगा, पूरी तवज्जो मुझे दें ताकि इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरह समझ कर इस फंक्शन को खुद से डिज़ाइन कर सकें. अच्छा जनाब, सो नाउ दैट आई होप एटलीस्ट सम ऑफ यू आर विद मी. वो एक शख्स जिसने वीडियो बंद कर दी है और फेसबुक बंद कर दिया, आई थैंक देम. लेकिन खैर, हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एक अच्छे कॉस्ट फंक्शन की खूबियाँ क्या होती हैं. तो हम तलाश में निकल रहे हैं ना अच्छे कॉस्ट फंक्शन की, उसकी खूबियाँ डिफाइन कर लेते हैं. पहली खूबी जो एक अच्छे कॉस्ट फंक्शन में होती है वो ये है कि वो डिफरेंशिएबल होता है. ये खूबी कैसे अच्छी खूबी है? आपको याद होगा लीनियर रिग्रेशन से कि जब भी कभी इसके ग्रेडियंट्स देखने पड़े, जब भी कभी हमें लो कॉस्ट की तरफ ग्रेडियंट से हेल्प लेकर जाना पड़ा तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. ना डिफ्रेंशिएट हो सका तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. दूसरी चीज़ कि अच्छा कॉस्ट फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स होता है. ये भी हम पहले से जानते हैं, ये भी लीनियर रिग्रेशन क्योंकि हमने तफसील से पढ़ी थी. हम जानते हैं कि अगर ये कॉन्वेक्स नहीं होगा तो लिहाजा इसमें लोकल ऑप्टिमाज होंगे और यहीं से ही इस वैली के अंदर वो छोटे छोटे गड्ढे मौजूद हैं. तो आगे जाकर जब इसने हायर डिमेंशंस में जाना है या इसने और चीज़ों के ऊपर बनना है तो फिर तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि इसके अंदर वो चीज़ें एलिमिनेट की जा सकें. अच्छा जनाब, सो नाउ दैट वी नो that these are two goals that we have, let's quickly revise जिस फंक्शन को हम लेकर चल रहे हैं. सो जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ये है. सो हमने ये सिग्मॉइड के ऊपर डिफाइन किया हुआ है. एंड वी रिमेंबर दैट द सिग्मॉइड वेरीज बिटवीन 0 and 1. It approaches to 0 on one end, it approaches to 1 on the other end. So it's a legal probability, it's a valid probability. ये इसकी वैल्यूज हो सकती हैं. सो अब हम ये देखते हैं कि एक अच्छा कॉस्ट फंक्शन क्या होता है. चलिए मैं अगर आपसे पूछूं कि फ़र्ज़ कीजिए कॉस्ट फंक्शन का काम क्या है, ज़रा मुझे याद दिलाइए. कॉस्ट फंक्शन का काम यही है ना कि आपके लेबल डेटा में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है x y, एक इंस्टेंस है, इसके अंदर y एक लेबल है. सो y की वैल्यू क्लासिफिकेशन में या 1 होगी या 0 होगी. और जाहिर है मेरी हाइपोथेसिस h थीटा x मुझे कोई ना कोई वैल्यू दे रही होगी, राइट. अगर h थीटा ऑफ x की वैल्यू y के करीब हो तो जाहिर है कुछ कॉस्ट होनी चाहिए, और अगर h थीटा ऑफ x की वैल्यू y से दूर हो तो कोई और कॉस्ट होनी चाहिए. अब ज़रा मुझे बता दें लॉस फंक्शन कब ज़्यादा सज़ा दे, कब ज़्यादा हाई कॉस्ट बताए?
जब एच थीटा और वाई एक दूसरे के करीब हैं, या जब एच थीटा ऑफ एक्स और वाई एक दूसरे से दूर हैं। पिछले वाले लॉस फंक्शन से हेल्प ले लें जो आपने मीन स्क्वायर एरर का किया था। We know कि if h theta of x approaches to y, meaning ट्रू लेबल था फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज है, और एच थीटा ने लेबल दिया था हार्ट डिजीज है, दैट मीन्स कि कॉस्ट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे रहे हैं। ट्रू लेबल था हार्ट डिजीज नहीं है, और हमारा हाइपोथेसिस कह रहा है हार्ट डिजीज है, तो इस वक्त कॉस्ट हाई होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हाई का स्केल है उस पर वो हाई होनी चाहिए। मीनिंग गलत जवाबों को पेनलाइज करना है और सही जवाबों के ऊपर लो कॉस्ट देनी है। ये एक कॉस्ट फंक्शन का काम है। सो लिहाजा the cost function that we are looking for should punish incorrect answers with a high cost. For example, y is 1 and h theta approaches to 0. इस केस में हाई कॉस्ट आनी चाहिए। y 0 and h theta approaches to 1, इस केस में हाई कॉस्ट आनी चाहिए। And it rewards the correct answers with a low cost. So y 1 है और h theta जो approaches to 1, ये बहुत अच्छा है, कॉस्ट लो होनी चाहिए। y 0 h theta approaches to 0, कॉस्ट लो होनी चाहिए। आप आई होप कि यहाँ तक हमारा कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी भी अच्छे कॉस्ट फंक्शन की ये खूबियाँ हैं। अच्छा, अब कैन यू बेसिकली, बेशक यहाँ पॉज करें और सोचना शुरू कर दें क्या क्या हो सकते हैं, गिवन कि अब हमने एक तो वो शुरू में देख लिया था कि हमने 0 1 लॉस किया देखा था जो डिफरेंशिएबल नहीं था। क्या कोई और आप ऐसा लॉस डिफाइन कर सकते हैं फॉर अ क्लासिफिकेशन सिनारियो, जो आपको बाकी लॉसेस पता है, मीन स्क्वायर एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, वो दोनों लॉसेस आपने डिफाइन किए थे रिग्रेशन सिनारियो के लिए, जहां पर योर y एंड योर h theta of x आर बोथ रियल नंबर्ड एंटिटीज। नाउ योर y इज अ बाइनरी लेबल, इट्स अ 1 और a 0, and your h theta is a real number between 0 and 1. ये याद रहे कि यहाँ किस तरह डिफाइन हो रहा है। So one is 0 and 1 and the other is a real number between 0 and 1, जिस केस में आप 0.5 पे एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं और ये कहते हैं कि मेरा h theta, I will be considering that a probability, and when that is greater than 0.5 थ्रेशोल्ड आधे के ऊपर लगा दिया, तो that means कि मैं ये कहूँगा कि मेरा ये पॉजिटिव इंस्टेंस है, यानी ये 1 है, और जब ये 0.5 से नीचे होगा तो मैं कहूँगा ये 0 है। ठीक है, ऐसे ही है ना, यही सीख के आए ना आप इससे पहले। तो इस सब कुछ को देखते हुए लेट्स डिज़ाइन अ लॉस फंक्शन फॉर दिस। अगर आप खुद अपने जहन में, हिंट में आपको देता हूँ, इसमें लॉगरिदम्स यूज होने हैं। ये दिस इज बाय नो मींस इट्स द ओनली लॉस फंक्शन, बट दिस इज अ रियली गुड वन। इसमें लॉग्स यूज होने हैं। लॉग्स की कोई प्रॉपर्टीज याद है आपको? अगर मैं आपको थोड़ा सा जरा इसी डोमेन के अंदर लॉग की एक दो प्रॉपर्टीज याद दिला दूं। सो लॉग टू द बेस 10 हो या लॉग टू द बेस 2 हो, इट डजेंट मैटर, लॉग टू एनी बेस ऑफ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 0 क्या होता है, log to the base of 10 of let's say 1 क्या होता है, ये अगर आप मुझे निकाल के बताएं तो बड़ा मज़ा आएगा अगर आप खुद से निकाल के बताएं। तो पहले सेकंड वाला बता दें, बहुत आसान है। सो log base 10 of 1 क्या होता है, यानी इन अदर वर्ड्स 10 raised to power what is equal to 1, 10 raised to the power of what is equal to 1, 10 raised to power 0 is equal to 1, right? And 10 raised to power what is equal to 0, 10 को मैं किस पावर पर लेकर जाऊं तो आंसर मेरा 0 आएगा। एंड यू कैन क्विकली सी कि ये सिर्फ उस सूरत में हो सकेगा अगर 10 की कोई बहुत बड़ी नेगेटिव पावर हो, राइट? इफ 10 रेज़ टू पावर मैं -100 कर दूँ तो ये 1 over 10 रेज़ टू पावर 100 हो जाएगा, which is a very small number. So what I ideally want is somehow to create 1 over infinity, right? वो कैसे करेंगे? 1 over 10 रेज़ टू पावर minus infinity, so minus infinity. So मेरे पास ये दो रिलेशंस मौजूद हैं, हमें कुछ ना कुछ पता है। मैंने 0 और 1 को किसी वजह से यहाँ रखा है। अब इसी बात को सोचते हुए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप खुद इतनी देर में बना लें तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन अगर आप खुद ना बना सकें तो लेट्स मूव ऑन विद अस एंड सी स्टेप बाय स्टेप कि हम एक लॉस फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पूरा हम उसको बिल्ड करेंगे स्टेप 1 से। चलिए जी, पहला इंस्टेंस देखते हैं जब हमारा ट्रू लेबल जो है वो 1 है और हम तजर्बा कर रहे हैं खाली, वी डोंट नो। मैंने ये यहाँ कॉस्ट फंक्शन लिखा नहीं है सही वाला, मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। सो मैंने यहाँ पर एच थीटा ऑफ एक्स का लॉग लेकर अपनी कॉस्ट डिफाइन करने की कोशिश की है कि क्या कोई बात बनती है या नहीं बनती। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर प्लॉट हुआ है एच थीटा ऑफ एक्स, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्लॉट हुई है ये कॉस्ट लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स। तो वर्टिकल पे जो प्लॉट हुआ है वो लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स है, ये प्लॉट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू सी कि व्हाट हैपेंस व्हेन, सो वाई 1 है, अगर एच थीटा ऑफ एक्स 1 है तो क्या होती है कॉस्ट, और एच थीटा ऑफ एक्स 0 है
तो क्या होती है कॉस्ट। मैं ये दो चीज़ें देखना चाहता हूँ। यू कैन सी कि व्हेन एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हमारी कॉस्ट इंडीड जीरो है। सो इसने बहुत लो कॉस्ट दी है, दैट्स गुड, ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। सो इट्स अ कॉस्ट जीरो, सो दैट्स अ थम्स अप. However, when y is equal to 1 but h theta of x approaches to 0, it rewards it even further with an asymptotically smaller cost. ये गलत हो गया, ये तो उल्टा हो गया ना काम। इसे तो ऐसा करना चाहिए था कि जब y 1 है और h theta of x approaches to 0 है तो इसे तो बहुत बड़ी पेनल्टी देनी चाहिए थी, इसको बहुत बड़ी सज़ा देनी चाहिए थी, कॉस्ट बहुत हाई होनी चाहिए थी, इसने तो बहुत लो कर दी। लेकिन यही हमारा जवाब भी है। अगर हम किसी तरह से इस प्लॉट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस फ्लिप कर सकें, फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर सकें हम इसको, यानी ये कॉस्ट है ये बहुत छोटी होने के बजाय बहुत बड़ी हो जाए, किसी तरह से अगर ऐसा हो जाए तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा, राइट? ये हम कैसे कर सकते हैं? पॉज करें। अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको जवाब खुद ही आता होगा, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अभी आपको जवाब नहीं आ रहा होगा, इन विच केस यू शुड पॉज. You should look at the slide, stare at the slide until it makes sense. I really mean it. अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा ना तो फिर आप रट्टे लगाते रहेंगे, and then that means you're no good as a classifier or a student. तो लिहाजा पॉज करें। अगर समझने में दुश्वारी हो रही है तो ये ऊपर मैंने वही डेस्मॉस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर x और log x को प्लॉट करके देख लें and play with that. Try to get the intuition. आपका ट्रू लेबल y जो है वो 1 है. You want to reward the case when h theta of x is equal to 1 and you want to punish the case when h theta of x approaches to 0. ठीक है? अब क्या करूं मैं इस कॉस्ट के साथ कि ये इस नेगेटिव कॉस्ट को बहुत बड़ी पॉजिटिव कॉस्ट में बदल दे? क्या करूं? सिंपली नेगेटिव ले लें, माइनस लॉग ऑफ h theta x कर दें। अब क्या हो रहा है? Just look at this case and look at this case. It is rewarding when h theta of x is equal to 1, it's rewarding that with a cost of 0. And when h theta of x approaches to 0, when it approaches to 0, it's punishing it with a very high cost, an asymptotically high cost. चीज समझ में आ गई? So all right, हमारा आधा फंक्शन तो बन गया। उस केस में तो बन गया जब ट्रू लेवल 1 है। अब देख लेते हैं कि ट्रू लेवल 0 हो तो उस केस में क्या होना है। Now let's look at the other case. Now let's look at the case when y is equal to 0, when the true label is equal to 0. पहली चीज़ हमने ये की है कि the obvious, कि हमने बजाय h of theta के हमने ये 1 minus h of theta कर दिया, क्योंकि जाहिर है हम पूरी चीज़ को उलटना चाह रहे थे। हमने कहा चलो भाई इसको पहला काम ये करते हैं कि let's make it 1 minus h of theta. By the way, अगर आप में से किसी को ये भी क्लियर ना हो रहा हो तो आप ऐसा कीजिए कि आप जाकर ना डेस्मॉस के ऊपर log of x, log of 1 minus x, माइनस लॉग ऑफ एक्स, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, इस सब कुछ को प्लॉट करके देख लें और आपको हर चीज़ क्रिस्टल हो जाएगी। और करें, मेरी आपको बहुत हाई रिकमेंडेशन है, बिकॉज विल बी यूजिंग दिस ऑल ऑफ दिस इन अ न्यूरल नेट वेयर दिस वुड बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अभी ना समझ आया तो तब नहीं समझ में आएगा, तो लिहाजा करके देख लें। ऑल राइट, 1 माइनस किया, अब देखते हैं कि क्या ये हमारा मकसद पूरा कर रहा है। व्हेन h of x is equal to 0 and when h of x is equal to 1, our goal, remember, is y is equal to 0. So now it's rewarding h of x is equal to 0 when h of x approaches to 0, 1 minus h of x approaches to 1, right? So log of 1 is 0, ठीक है? तो लिहाजा ये काम तो ठीक हो रहा है। It's rewarding h of x is equal to 0 because y is equal to 0. It's rewarding that with the cost of 0. However, when your h of x approaches to 1 and your 1 minus h of x approaches to 0, it's rewarding it even further with an asymptotically smaller cost. क्या करें? वही ट्रिक जो इससे पहले किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली वही ट्रिक इसके साथ हम करेंगे जो इससे पहले हमने किया था। So your true label is 0 and now you just flip it. You flip your function and you make it negative. So now for h theta is equal to 0 and for h theta is equal to 1, if you look at it, if for h theta of x is equal to 0, जो कि सही prediction है, it's rewarding that with cost of 0, and for h theta of x approaches to 1, which means 1 minus h theta of x approaches to 0, it's punishing that with an asymptotically higher cost. ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हमें ये समझ आ गया अलग अलग कि हमारा फंक्शन जो है वो किस तरह का कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। Now let's move further and let's summarize this. अच्छा जनाब, पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये जो भी कॉस्ट आप डिफाइन कर रहे हैं ये आप डिफाइन कर रहे हैं बिकॉज सिंगल इंस्टेंस के ऊपर, ये एक सिंगल इंस्टेंस के ऊपर है। इसको जब भी आपने पूरे डेटा सेट के ऊपर निकालना है तो इसको आपको एवरेज लेना पड़ेगा ओवर ऑल m इंस्टेंसेस।
So this is your mean cost over the entire data set. ठीक है, पहली चीज तो ये होगी. दूसरी बात ये है कि this cost now can be defined in parts that if y is equal to 1 then your cost function is minus log of h theta जैसे अभी हमने देखा, and if y is equal to 0 the cost function is minus log 1 minus h theta x. Now the thing is that this is defined in parts और ये थोड़ा सा ज़ाहिर inelegant है. Can you think of a way of combining this into one cost function जो कि किसी तरह से मैथमेटिकली डिपेंडेंट हो जाए y की वैल्यू के ऊपर? बेशक यहाँ पॉज करें, थोड़ा सा अपने दिमाग के साथ समझने की कोशिश करें, और अगर ना समझ में आए तो फिर हम जो टेक्निक देखने लगे हैं ये आपके बहुत काम आएगी अभी भी और एडवांस कोर्सेज में भी. सो द टेक्निक दैट वी आर अबाउट टू डिस्कवर बाय आवरसेल्व्स, दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फील्ड्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. इन तमाम चीज़ों में ये यूज होती है. इट्स एक्सट्रीमली सिंपल. इट्स अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ मैथमेटिकल स्विच फॉर functions which are defined as sums और एज प्रोडक्ट्स. दोनों के लिए हम इसको देखेंगे. ठीक है, अब जरा इसको समझ खुद से पहले बनाने की कोशिश करें और फिर हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरह ये बन सकता है. किसी भी पॉइंट पे समझ आने लगे वीडियो पॉज करके उसी वक्त कोशिश कीजिएगा कि उस डिलाइट को महसूस करें जो खुद से एक फंक्शन सीखने में आती है, एक नई टेक्निक सीखने में आती है. अच्छा जी, सो द क्वेश्चन इज कैन वी कंबाइन these and create a switch that turns on the correct cost value for the value of y. We know that y is either 0 or 1. ठीक है, ये एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है. बाय द वे जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, ये तब भी चलता अगर y ऑन द इंटरवल ऑफ 0 1 डिफाइन हुआ होता ना, इंक्लूसिव, ये तब भी चल जाता, उस वक्त भी ये ठीक रहता. उस केस में इस चीज़ को, इसका खास नाम होता है. अगर आखिर में मुझे इस स्लाइड के याद रहा तो मैं आपको याद आया तो मैं आपको नाम बता भी दूंगा. नाम मुझे याद है, ये याद आया कि आपको नाम तब बताना है. अभी बता दिया तो आपको सब कुछ खुद पता लग जाएगा ना. आई वॉन्ट यू टू कीप थिंकिंग एंड लाइक राइट नाउ योर माइंड शुड बी रेसिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड दैट फंक्शन बाय योरसेल्फ. ऑल राइट, सो we're about to learn of how to combine summations and products using interpolations. अच्छा जनाब, कैसे करते हैं? Let's look at it for products. अगर y 0 और 1 की डोमेन से है तो हम अगर कॉस्ट को, और कॉस्ट डिफाइन हुई हुई एज अ प्रोडक्ट टर्म, if we define it as like this, a raised to power y multiplied by b raised to power 1 minus y, अगर y की वैल्यू 1 होगी तो कॉस्ट आएगी a, बिकॉज a raised to power 1 हो जाएगा और b raised to power 0 हो जाएगा. एंड इफ y is equal to 0, कॉस्ट हो जाएगी b. ये एक स्विच बन गया ओवर दिस प्रोडक्ट टर्म जो कि इसको चेंज कर रहा है a और b के बीच में. ठीक है, और अगर ये सम के ऊपर डिफाइन करनी पड़े आपको तो यू कैन ऑलवेज यूज इट लाइक दिस, y मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1 माइनस y मल्टीप्लाइड बाय b. नाउ इफ y इज इक्वल टू 1 तो a चूज होगा, इफ y इज इक्वल टू 0 देन b चूज होगा. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? जो ऊपर चीज थी जो मैंने यहाँ पे आपको इसके लिए बताई थी उसको हम लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं. लीनियर इंटरपोलेशन, या जो हम ग्राफिक्स की टर्म में इसको अल्फा मिक्सिंग भी कहते हैं. सो बेसिकली इफ y इज क्लोजर टू 1, अगर मैं यहाँ पर बजाय इसके कि मैं कहूँ कि y बिलोंग्स टू 0 और 1 क्लासेस, अगर y बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 1, तो उस केस में इफ y इज क्लोजर टू 1 तो इसमें ज्यादा फ्लेवर a का आता और कम फ्लेवर b का आता. इफ y इज क्लोजर टू 0 देन इस कॉस्ट के अंदर ज्यादा फ्लेवर b का आता और कम a का आता. इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, बाय द वे मैं पहले बता दूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है. मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आगे कभी जरूरत पड़ेगी. जब पड़ेगी तो आपको पता हो कि ये खाली कैटेगरीज के लिए ये स्विच डिफाइन नहीं हो सकता, बल्कि ये ऐसी चीजों के लिए भी हो सकता है जो कि कैटेगोरिकल नहीं है. ठीक है जनाब. सो नाउ that we know that we have a way of defining a switch, can we use this switch over this to define a new cost function? अब तो आप कर सकते हैं ना, आप पॉज करके कर लें और मैं इसको डिफाइन करता हूं कि कैसे होता है. So we just combine it using the switch and we get our consolidated, our combined interpolated cost function. In this case it is cost of h theta x y defined as minus y log h theta x minus 1 minus y log 1 minus h theta x. ठीक है, सो आपने ये वाली टर्म उठाई, इसको यहाँ रख दिया, और ये वाली टर्म उठाई और उसको आपने यहाँ रख दिया, और दोनों के ऊपर आपने एक स्विच डिफाइन कर दिया y का और 1 माइनस y का, जो अब ये मेक श्योर कर रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 1 देन योर कॉस्ट वुड बी इक्वल टू माइनस log ऑफ h theta x. If y is equal to 0 then your cost would be equal to minus log 1 minus h theta x. ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई. So this is now our cost function
it could be defined over a single instance जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, or we can define it over the entire data set जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. So this is your cost function, and I hope कि अब तक इस पूरी वीडियो में ये वक्त लगाने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा कि अब इसको देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि इसका क्या कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है. So if I would have started with this slide, if this would have been the first slide of this lecture, in which I would have said, okay, so we're going to use this new cost function for logistic regression, and here's the function. उस वक्त आपको जितनी ये इक्वेशन आप में से ज़्यादातर को समझ आती वर्सेस कि अब जितनी आ रही होगी उसमें जो डिफरेंस है उसके लिए ये पिछले 28 मिनट की मेहनत की गई है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही हो. ठीक है, so I hope now you know what y is doing, what 1 minus y is doing, what log is doing, what this other log of 1 minus h theta of x is doing. If all of that is happening, then we are successful and then you're there. और ये चीज़ें ये सब को सब जो अभी आप में इन्वेस्ट किया जा रहा है ये आगे जाकर मैंने इसी कोर्स में यूज़ करना है. आप लोग अपनी ज़िंदगियों में तो करेंगे ही, मुझे इस कोर्स में भी इस नॉलेज की आपसे ज़रूरत होगी. अच्छा जनाब, अब इस स्लाइड के ऊपर 2-3 ऐसे नाम आने लगे हैं जिसमें मैं ट्रूली, वो जैसे मूवीज़ में नहीं होता कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो मेन शख्स जिसकी वजह से आप वो मूवी देख रहे होते हैं वो फर्स्ट एंट्री उस आपकी मूवी के अंदर देता है. लाइक इन अ टर्मिनेटर मूवी, द फर्स्ट टाइम व्हेन द टर्मिनेटर एंटर्स, यू से ओके नाउ द मूवी इज एक्चुअली स्टार्टेड, एंड इट गिव्स यू गूज बम्प्स. सो फॉर दोज ऑफ यू हु नो मशीन लर्निंग ऑलरेडी, some of the names that I'm going to use on this slide should be giving you goosebumps, and this is the first one, and this is the name, by the way, maximum likelihood estimation. Acha janab, we have created a loss function that prefers the correct class labels of the training examples to be more likely. So it estimates the model parameters thetas to maximize the likelihood of the training set. ये थेटास को ऐसे ट्रेन करता है कि हमारी जो प्रिडिक्शंस एच थेटा एक्स हैं वो वाई से करीब तर हो जाए. ठीक है, ये इसका मकसद है. और इस तरह का काम करने वाले एस्टिमेटर्स को हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन कहते हैं. ये पहली दफ़ा इसका जिक्र हो रहा है इस टर्म का इस कोर्स के अंदर, और इस टर्म से आपने बहुत अच्छी तरह दोस्ती करनी है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी. सो अब ये चंद लेक्चर ठहर जाएं जब मैं प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँगा और मैं फिर प्रोबेबिलिटी की डोमेन में गुफ्तगू किया करूँगा, वहाँ पर जाकर ये MLE का बहुत जिक्र आएगा. ठीक है जी, पहली एंट्रेंस हो गई. अब उसके बाद इसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है. विच यूज़ द पैरामीटर्स थीटा आई दैट मैक्सिमाइज द लॉग प्रोबेबिलिटी, जो ऊपर है, ऑफ द ट्रू लेबल्स y in the training data given the observations x. ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं. एंड नाउ दिस रिजल्टिंग फंक्शन जिसको आपने बड़ी सादगी से पढ़ लिया और एंजॉय कर लिया, जो लोग मशीन लर्निंग पहले से जानते हैं, मैं उनके लिए अब ये टर्म यहाँ पर कर रहा हूँ. द रिजल्टिंग लॉस फंक्शन इज द नेगेटिव लॉग likelihood loss, generally also called the cross entropy loss. The cross entropy loss. So the cross entropy loss is an amazing function. We're going to be using it a lot. It's used in information theory, it's used in decision trees, it's used in many places. So जहाँ जहाँ ये आएगा हम इसका जिक्र करेंगे और इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे. तो इसकी जो पहली इंट्यूशन आपने आज ली है इसको भूलना नहीं है कि किस तरह से हमने इसको पीस बाय पीस जोड़ा है, समझा है और बनाया है. आगे जाकर जहाँ मौका आएगा हम इसको एक और अंदाज से भी इसको समझेंगे और इसको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे. अच्छा जनाब, so concluding, our cost function is now defined, our overall cost is defined as the mean of the cost of any single training instance, defined as overall the training set, जिसके अंदर अगर मैं plug in कर दूं इस cross entropy loss को या negative log loss को, तो we get this is our cost function that we're going to use for training the hyperplane to fit between the classes जिसके बीच में हम classification कर रहे हैं. ठीक है जी, तो इसके ऊपर हम ये parameters theta fit करेंगे and we'll try to minimize this function. We'll try to find the minimum cost. ऐसे theta मिल जाएं जो हमें किसी लोकल ऑप्टिमम के ऊपर, एक लोकल मिनिमम के ऊपर ले जाएं. ये हमारा गोल होगा. ठीक है, आइडियली ग्लोबल, लेकिन वो ग्लोबल मिले ना मिले तो जो भी अच्छा लोकल मिल जाए दैट वुड आल्सो बी ग्रेट. एंड टू मेक अ प्रेडिक्शन, अगर आपके पास एक नया इंस्टेंस आता है यानी एक टेस्ट इंस्टेंस आता है और उस वेक्टर ऑफ इनपुट्स के लिए, अपने इनपुट वेक्टर के लिए, फीचर वेक्टर के लिए आपने प्रेडिक्शन करनी है, तो आप सिंपली वो प्रेडिक्शन ये फंक्शन यूज करते हुए कर लेंगे. एंड नाउ
you will just output the probability, और आपको मालूम है कि ये probability जो ये दे रहा होता है वो y is equal to 1 की दे रहा होता है, यानी जो भी आंसर देगा h theta of x, for example h theta of x is equal to 0.71, so that means this is the probability that y is equal to 1 is 0.71. अगर ये कहता है h theta of x is equal to 0.01, that means the probability of y is equal to 1 is, यानी the probability कि true label 1 था is 0.01. तो वो हमने जो कहा था ना कि थ्रेशोल्डिंग लगाएंगे 0.5 के ऊपर, कि अगर इससे ऊपर होगा तो हम एक प्रिडिक्शन करेंगे, नीचे होगा तो दूसरी करेंगे, वो हमने इसी बेस के ऊपर कहा था. यही हमने कहा था कि बिकॉज दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1 गिवन x पैरामीटराइज्ड बाय थीटा. ठीक है, सो आपने थीटास ट्रेन कर लिए हैं. यूजिंग दोज थीटास नाउ यू कैन आउटपुट अ प्रेडिक्शन अबाउट एनी इनपुट फीचर वेक्टर, और आप आउटपुट कर सकते हैं कि हमारा लेबल के बारे में हमारी प्रेडिक्शन क्या है. ठीक है जी, हम यहाँ रुकते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लुकिंग एट द एक्चुअल एल्गोरिथम, the same old gradient descent algorithm for training these parameters theta.